वंदे मातरम खबर गोवा महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे गुट ने मिलकर सरकार तो बना ली है, लेकिन अब 3 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होंगे। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के लिए विधायक राहुल नार्वेकर को उतारा है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी ने संयुक्त रूप से शिवसेना के विधायक राजन साल्वी को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। अगर हम विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्तमान में विधानसभा में कुल 287 विधायक हैं, जबकि विधानसभा सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 288 है। इन आंकड़ों के हिसाब से बहुमत के लिए 144 विधायक चाहिए। वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के 106 सदस्य हैं, जबकि शिंदे गुट का जो दावा है उनके पास शिवसेना के 39 विधायकों का समर्थन हासिल है, और वहीं एकनाथ शिंदे के पास 11 अन्य विधायकों का भी समर्थन हासिल है। तो 3 जुलाई को ये चुनाव होगा, विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर चुनाव होगा। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है, हालांकि महाविकास आघाड़ी ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है। अब यहां पर भी आंकड़ों का खेल होना है। आंकड़े किसके पास ज्यादा होंगे, संख्या बल के हिसाब से यहां पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि एकनाथ शिंदे 39 विधायक उनके साथ होने का लगातार दावा भी कर रहे हैं कि उनको समर्थन है 39 विधायकों का। 106 विधायक बीजेपी के पास, और जोड़ तोड़ लगाकर देखें तो बीजेपी को लग ये रहा है कि वो बाजी जीत जाएंगे। राजन साल्वी को उतारा है महाविकास आघाड़ी ने। 3 जुलाई को अब देखना होगा, यानी कल तक का इंतजार करना होगा। कल को ये साफ हो जाएगा, पिक्चर साफ हो जाएगी कि विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया है, और जब सत्र की शुरुआत होगी तो कल ये पिक्चर भी साफ हो जाएगी कि अध्यक्ष कौन बनेगा। देखना होगा कि संख्या बल किसके साथ में होगा, तो कल तक का इंतजार करना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का गुस्सा निकलकर सामने आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने बड़ा एक्शन लेते हुए शिंदे पर एक्शन उन्होंने लिया है, और शिवसेना में सभी पदों से उन्होंने मुक्त कर दिया है। बड़े एक्शन के तौर पर इसको भी देखा जा रहा है। तो हाल ही में एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद अब नई चुनौतियां भी हैं। आगे किस तरह से चलना है वो भी देखना है। विधायकों का समर्थन है, क्योंकि बहुत बड़े घटनाक्रम के बाद कई दिन तक सियासी संग्राम चला, उसके बाद ये सरकार बनी है। उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं। उनके हाथों में पूरे प्रदेश की कमान आ गई है। महाराष्ट्र की कमान एकनाथ शिंदे के हाथों में आ चुकी है, और अब धीरे धीरे कल को विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होना है। उसके बाद मंत्री बनेंगे, मंत्रियों को मंत्रालय दिए जाएंगे। राजन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, महाविकास आघाड़ी ने भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया है, और बीजेपी ने भी, क्या चल रहा है इस समय? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने भी जो है अपने अब आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने भी जो है स्पीकर के तौर पर जो है अपने उम्मीदवार जो कि राहुल नार्वेकर हैं, उन्होंने अपने राहुल नार्वेकर को चुनावी मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी है, उन्होंने राजन साल्वी को मैदान में उतारा है। हालांकि हमने देखा था कि काफी करीबन 2 साल से जो है स्पीकर का पद खाली है। पहले स्पीकर के तौर पर नाना पटोले थे, जो कि कांग्रेस के खेमे में थे, और ऐसे में इस बार जो है राजन साल्वी जो है शिवसेना की तरफ से हैं। तो ऐसे में राजन साल्वी को एक उम्मीदवार बनाया गया है महाविकास आघाड़ी की तरफ से, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी की तरफ से राहुल नार्वेकर को बनाया गया है। लेकिन जो प्रवीण दरेकर हैं, जो कि विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि 120 प्लस और 50 जो है वो एकनाथ शिंदे के समर्थक है। ऐसे में हमारे पास 170 का जो है आंकड़ा है, और ऐसे में हम आसानी से स्पीकर बनाने में हमें कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो है बीजेपी के बड़े नेताओं का ही कहना है।
कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि कल जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि अब तक जो लग रहा है वो ये लग रहा है राजन की संख्या बल बीजेपी के साथ में है, चाहे वो शिंदे वाला समर्थन हो या बीजेपी के खुद के विधायक हो। बिल्कुल, देखिए हाँ। आपको बता दूं कि जो राजन सालवी हैं, शिवसेना के जो विधायक हैं, उनको जो है बनाया गया है यहाँ पर और स्पीकर के तौर पर उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और राजन सालवी जो है आमतौर पर राजापुर से शिवसेना के विधायक है और बाकायदा शिवसेना के पास पहले 55 विधायक थे, जिसमें से 39 विधायक एकनाथ शिंदे अपने साथ लेकर चले गए। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी के पास जो है मुश्किलों का सामना काफी करना पड़ेगा। उनके पास जो मैजिकल फिगर है वो जो है महाविकास आघाड़ी के पास नहीं है और ऐसे में बीजेपी के पास जो है वो आसानी से अपना जो है स्पीकर वो चयन कर लेगी। तो यहाँ पर कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। राजन, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो महाराष्ट्र में अभी भी जो सियासी उबाल है वो थमा नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शिंदे को शिवसेना में सभी पदों से हटा दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को पत्र भेजा। शिंदे पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लंबे समय से चले आ रहे सियासी घमासान का भले ही पटापेक्ष हो गया हो, लेकिन अभी उबाल थमा नहीं है। एकनाथ शिंदे ने भले ही सूबे के सीएम पद की कमान संभाल ली हो, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर शिवसेना में सभी पदों से हटा दिया है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नाम से एक लेटर जारी करते हुए लिखा है कि हाल ही में यह देखा गया कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं और उसी लेटर में यह भी कहा गया है कि आपने शिवसेना की सदस्यता छोड़ दी है, इसलिए आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। राजन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजन, एक तरफ तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन गए हैं, उधर सरकार बन गई है, महाराष्ट्र की कमान एकनाथ शिंदे के हाथों में आ गई है, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे एक्शन में है एकनाथ शिंदे के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए एकनाथ शिंदे भले ही उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का जो है बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ लिया है, लेकिन देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो सियासी संग्राम है वो पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि हमने देखा है कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना से निकाल दिया और ऐसे में मुंबई के अलग अलग जगहों पर वो कल्याण हो, डोंबिवली हो, उल्लासनगर हो, अंबरनाथ हो, बदलापुर हो, जो कि एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। और वहाँ से जो शिवसैनिक अभी भी जो है वो भ्रम है कि आखिरकार उसके साथ जाए, या वो उद्धव ठाकरे के साथ जाए या फिर एकनाथ शिंदे के साथ जाए। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है एकनाथ शिंदे का एक मजबूत जनाधार है, उनका एक गढ़ है। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है उनके लिए भी भ्रम की स्थिति है और ऐसे में एकनाथ शिंदे को पार्टी से उद्धव ठाकरे ने निकाल दिया, ये कहकर कि आपकी जो गतिविधियां हैं वो पार्टी के खिलाफ है। तो ऐसे में दूसरी तरफ ये जानकारी मिल रही है कि जो है कुछ सांसद हैं, 18 सांसद हैं शिवसेना के पास और 18 सांसद में से 14 जो हैं शिवसेना के जो सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। और ऐसे में जो श्रीकांत शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, और भी कुछ सांसद हैं जो एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। और ऐसे में अगर शिवसेना के सांसद अगर पार्टी छोड़ते हैं तो ऐसे में जो पकड़ है एकनाथ शिंदे की और मजबूत हो जाएगी और जो सिंबल है जो कि और जो उद्धव ठाकरे के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राजन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ सरकार बन गई, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का गुस्सा दिखाई दे रहा है और वो दिनों दिन गुस्सा नजर आ रहा है लगातार। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता देते हैं। स्पीकर के चुनाव पर महाविकास आघाड़ी ने आपत्ति जताई है। महाविकास आघाड़ी ने विधानमंडल के प्रधान सचिव को शिकायत दी है। स्पीकर का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में है, तो चुनाव कैसे हो सकता है, ये बात महाविकास आघाड़ी की तरफ से कही गई है कि स्पीकर का चुनाव कैसे हो सकता है। स्पीकर का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, तो चुनाव कैसे हो सकता है, ये महाविकास आघाड़ी का कहना है। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है, कल को चुनाव होना है, लेकिन आज महाविकास आघाड़ी की तरफ से आपत्ति जताई गई है इस चुनाव को लेकर। हालांकि अपना कैंडिडेट उतार दिया है महाविकास आघाड़ी ने, लेकिन आपत्ति भी जताई है कि ये मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, तो इलेक्शन इस पर कैसे हो सकता है, ये आपत्ति महाविकास आघाड़ी की तरफ से जताई गई है। स्पीकर का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में है, उसको लेकर लगातार आपत्तियों का दौर है। आपको बता दें कि स्पीकर के चुनाव पर यह आपत्ति महाविकास आघाड़ी की तरफ से, और महाविकास आघाड़ी ने विधानमंडल के प्रधान सचिव को शिकायत भी इस मामले को लेकर दे दी है।
महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत से शुक्रवार को ईडी ने 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की है और राउत मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समन पर पेश हुए थे। पूछताछ के बाद बाहर आए संजय राउत ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक और सांसद के रूप में मेरा ये कर्तव्य है कि अगर कोई जांच एजेंसी मुझे समन जारी करती है तो पेश होना चाहिए। उनके अधिकारियों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। मैंने उनसे कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से आ सकता हूं। और वहीं यवतमाल के पाटीपुरा में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। वहीं बीच बचाव करने आई महिला के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। यवतमाळ शहरातील आंबेडकर नगर पाटीपुरा येथे जुन्या वादावरून शेजारी राहणारे जे तामगाळगे आणि विशाल रामटेके त्यांच्यात वाद झाला। विशाल रामटेके याला तामगाळगे यांनी म्हटले की तू तुझ्या मित्रासोबत राहू नको। त्यावरून त्याने म्हटले की बाबा मी मित्रासोबत राहणार, माझं काय मी कोणासोबतही राहू शकतो, तुम्ही तुमचं पाहून घ्या। यावरून त्याने त्यांचं न ऐकल्यामुळे हा राग मनात धरला आणि तामगाळगे फॅमिली जी आहे त्याचे विनोद तामगाळगे आणि त्याच्यासोबत ते 5-6 व्यक्ती रात्री दरम्यान 10:30 वाजता। महाराष्ट्र में भी मौसम ने मिजाज बदल लिया है। मुंबई में बारिश के कहर के बाद पुणे में भी अब भारी बारिश देखने को मिली है। वहां पर तेज आंधी और बारिश से पुणे में कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे कि यातायात प्रभावित हो रहा है। तो कई जगहों पर पेड़ गिरे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश से लोगों को राहत तो मिली है क्योंकि भीषण गर्मी लगातार पड़ रही थी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, लेकिन जैसे ही मौसम का मिजाज बदलता है तो वैसे ही आंधी तूफान की वजह से सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं। उससे और ज़्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए, बीच सड़क पर पेड़ गिरा है, उससे आवाजाही यहाँ पर बाधित हो रही है और ये आंधी की वजह से ही हुआ है क्योंकि अचानक से आंधी आई, मौसम ने करवट ली, लोगों को राहत मिली है, लेकिन परेशानियां भी उतनी ही बढ़ गई हैं। बारिश से लोगों के चेहरे खिले हैं। हालांकि मानसून के दस्तक के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। झमाझम बरसात भी हो रही है और रुक रुक कर बरसात भी हो रही है। और पुणे की तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सीएम योगी ने जौनपुर के बदलापुर विधानसभा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फायर ब्रिगेड और बस स्टेशन का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि हमारा लक्ष्य है कि फायर स्टेशन हर ब्लॉक में बने। और वहीं इस दौरान बदलापुर के बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने सीएम योगी को धन्यवाद कहा। बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछली सरकार में ही लगभग 25 फायर स्टेशन की स्वीकृति दिया था, उन्होंने घोषणा किया था। उसी घोषणा के क्रम में बदलापुर में भी फायर स्टेशन की घोषणा हुई थी, जिसका कार्य जो है मैं समझता हूं कि चुनाव आचार संहिता के पहले ही पूर्ण हो गया था, लेकिन प्रशासनिक कार्य यहां पर नहीं हो रहा था, जिससे फायर ब्रिगेड नहीं था, स्टाफ नहीं थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन सभी 25 जिसमें बदलापुर भी है, यहाँ पर आज से प्रशासन जो इसके विभागीय अधिकारी हैं फायर ब्रिगेड के, वो अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ रहना शुरू हो जाएंगे। अभी 6 स्टाफ से शुरुआत हुई है और एक बड़ी वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एक छोटी फायर ब्रिगेड गाड़ी, बाकी सिलेंडर, इन सब से शुरुआत हुई है। आगे इसमें और भी बढ़ाया जाएगा, एक बड़ी वाली गाड़ी और आएगी फायर ब्रिगेड की। वहीं यूपी के सहारनपुर में भी मानसून की शुरुआत में जिला प्रशासन भी अब आने वाले खतरे को देखते हुए अलर्ट हो गया है। जिले में यमुना नदी के किनारे वाली 3 तहसीलों में 25 बाढ़ चौकियां स्थापित करने की कवायद जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है, जबकि अकेले बेहट तहसील इलाके में सबसे ज्यादा 11 बाढ़ चौकियां बनाई जा रही हैं। बेहट तहसील के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पहाड़ों से आने वाला पानी बाढ़ बनकर काफी कहर बरपाता है। यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा बरसाती नदी नाले ऐसे हैं जहाँ पर पहाड़ों में
होने वाली बारिश की वजह से इस इलाके में जल सैलाब देखने को मिलता है और इसी के चलते प्रशासन ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जनपद सहारनपुर में 2013 से कोई बाढ़ की घटना नहीं हुई है, फिर भी हम लोग उसकी लगातार तैयारियां करते रहते हैं। जनपद के 3 तहसीलों में मुख्यतः बेहट, नकुड़ और सहारनपुर सदर तहसीलें ऐसी हैं जिनमें बाढ़ की संभावनाएं बनी रहती है। लगभग इन तीनों तहसीलों को मिलाकर के 176 गांव ऐसे हैं जो नदियों के किनारे हैं, जहां पर बाढ़ को लेकर के वे 176 गांव संवेदनशील है। मुख्यतः जो अपने यहाँ पर नदी है यमुना नदी ये अपने 3 तहसीलें हैं जहाँ से होकर के प्रवाहित होती हैं और इन तीनों तहसीलों में यमुना नदी की वजह से बाढ़ की संभावनाएं बनी रहती हैं। उसके अतिरिक्त बेहट तहसील में कई सारी पहाड़ी नदियां हैं जिनमें अचानक उफान आता है और वहाँ पे बाढ़ की संभावनाएं बनती हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में अब खतरा बढ़ता जा रहा है। मानसून की पहली बारिश में ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बनवसा डैम से पानी छोड़े जाने से शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि बाढ़ से निपटने और राहत बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में अलग अलग इलाकों में बहने वाली शारदा, मोहाना, सुहेली और उसके अलावा घाघरा नदियां इस समय कहर बनकर जान माल का हर नुकसान यहां पर शायद सालों की तरह कर सकती है, जिस वजह से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं। जिले की 4 तहसीलों में हर साल बाढ़ का कहर बनकर यहां पर टूटता है। इस वजह से कई गांवों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने शुरुआती बचाव की तैयारी के लिए नदी किनारे बसे गाँव में अलर्ट जारी कर दिया है। मैनपुरी में पुलिस के 45,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई और इसी मुठभेड़ में गोली से इनामी बदमाश भिन्ना घायल हो गया। इसी दौरान बदमाश के साथ ही जमील को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस इंस्पेक्टर पर गोलियां दागी थीं, जिसमें इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में 2 गोलियां लगी थीं। तो बदमाशों ने पुलिस पर यहां पर गोलियां दागी। उसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। बदमाश को गोली लगी और बदमाश घायल हो गया है। 45,000 का इनामी बदमाश बताया जा रहा है जो कि घायल हुआ है। कोतवाली थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग का आदेश दिया गया था। वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक से 2 बदमाश जा रहे थे। इनको जब रोकने की कोशिश किया गया तो ये भागे। पुलिस ने इनको पीछा किया। पीछा करने के दौरान इनके द्वारा पुलिस पे अटैक किया गया। अटैक में यशोदन्नाहार के ऊपर अटैक किया गया, जो बुलेट प्रूफ जैकेट से बचत हुई। पुलिस ने फिर उसके बाद से आत्मरक्षार्थ गोली चलाया, जिसमें एक भिन्ना उर्फ ईश्वर नाम का अपराधी घायल हुआ, जिसको चिकित्सकीय उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया है। इसका एक साथी जो फरार हो गया था जमील, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में 31 दिसंबर से पहले के सभी बकाया बिजली बिल माफ किए गए हैं और सीएम ने स्पष्ट किया है कि ये माफी हर कैटेगरी के लिए है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से ही पंजाब आप सरकार ने राज्य में सभी के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। मैनू ये दसदियां बहुत खुशी हो रही है कि जो असी गारंटी दी सी 300 यूनिट पर मंथ फ्री बिजली दी, वो अज 1 जुलाई तो शुरू हो गई है। तो मैं पंजाबियों को इस गल की बधाई देनी चाहना कि जे नीयत सच्ची होवे तो काम सारे ठीक होंदे ने। ते अज तो बाद जो तुसी बिजली इस्तेमाल करोगे उसका कोई बिल नहीं आऊगा, 0 बिल आऊगा। हाँ, हो सकता है जून का या मई का कोई पुराना बिल आ जाए, पुराना, उहदे बारे मैं ये कहना चाहना। पर जुलाई 1 तो बाद जिन्नी भी बिजली इस्तेमाल करोगे थानू कोई बिल नहीं आऊगा। तो एक कन्फ्यूजन जिहा फैल गया सीगा। मैनू बहुत सारे लोगों के फोन आए कि असी सिर्फ 2 किलोवाट दे पुराने बिल माफ़ करते जा। वो बिल्कुल जिहड़ियां अफवाहां तो बचो। 31 दिसंबर तो पहला
ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ। बालोद निवासी पुष्पलता बघेल ने आथर गांव निवासी चिताराम देवांगन पर जमीन बेचने के बाद दोबारा से कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि कुछ राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोगों की तरफ से योजनाबद्ध तरीके से परेशान करने की नियत से ये काम कर रहे हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि आतर गांव निवासी चिंताराम ने कृषि भूमि 2.5 एकड़ को 4 साल पहले बेचा था और इसकी तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री कराई गई थी। उसी समय उन्होंने चेक के माध्यम से कीमत अदा किया था। पिछले 4 साल से वो इस जमीन से पर काबिज हैं और सभी फसल ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर वो अपने परिजनों के साथ मिलकर खेत में काम करने वाले मजदूरों को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि पुष्पलता बघेल के परिवार को वो जान से मार देंगे, जिनकी शिकायत दर्ज की गई है। हाँ, वो चिंताराम बेच दिया है करके पुष्पलता दीदी बताई थी। और हमारे दिलीप भैया भी आते हैं ना हमारे यहाँ, तो पुष्पलता दीदी से मैं ज़मीन को जोताई कर रहा हूँ। उससे मैं जो रेगा वेगा जो होता है ना, ऐसे धान उगा रहा हूँ ज़मीन से, ऐसे करके बोले थे। बोर्ड टंगे थे, इसे यहाँ चिंताराम ने टंगाया था कि ये ज़मीन को मतलब विवाद की स्थिति है। यातर गांव में सन 2017 में ज़मीन खरीदी थी। चिंताराम देवांगन और उसकी माँ दोनों उसमें थे, उनके द्वारा वो बेचे थे और मैं खरीदी थी 2017 में। तब से मैं काबिज हूँ। ये मेरे खेत को बोते हैं पिछले जब से खरीदी हूँ तब से, और ये बनिहार के रूप में काम करते हैं। और लेकिन अभी कुछ दिनों से राजनीतिक षड्यंत्रकारियों द्वारा तरह तरह के षड्यंत्र करके मेरे खिलाफ शिकायत करवा रहे हैं और इसमें बेवजह विवाद पैदा करवा के चिंताराम के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा मेरे किसानों को जो खेत में बोते हैं उसको, बनिहार लोग को और बोने वाले को और मुझे जान से मारने की धमकी दिए हैं, जिसके साक्ष्य भी हैं जो थाने में अपना प्रस्तुत कर चुके हैं कथन। किसान है और खेत 4 साल से बो रही है। हाँ, और जेवर जो होता है ना, कोटवार और रखवार, ये मतलब देग है, बैगा वगैरह ना देग है, बेच चुका है। मैंने चिंताराम बेच चुका है, ऐसे हमको जानकारी हुआ है। दिल्ली के प्रशांत विहार में पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। जानकारी के मुताबिक थाने के पास गाड़ी में एक शव पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर देखा तो पता चला कि मृतक सिपाही जो कि प्रशांत विहार थाने में तैनात था और 1 सप्ताह से छुट्टी पर चल रहा था। फिलहाल सुसाइड के पीछे कारण क्या रहे ये स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। साथ ही कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। आशंका है कि घटना के पीछे कोई आर्थिक या फिर पारिवारिक कारण हो सकता है। वहीं प्रशांत विहार थाना पुलिस और क्राइम टीम के साथ में फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी। विहार थाने से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पे एक पुलिसकर्मी ने अपने आप को गोली मार सुसाइड कर लिया है। अमनदीप नाम बताया जा रहा है और शुरुआती जानकारी में ये मालूम चला है कि कुछ दिनों से ये छुट्टी पे चल रहे थे। आप पीछे मेरे तस्वीरें देख सकते हैं, बैरिकेड कर दिया गया है और फोरेंसिक टीम यहाँ पे जांच में जुटी है। फोरेंसिक टीम जांच करने की कोशिश कर रही है कि कोई यहाँ पे सुसाइड नोट प्राप्त हो जाए, जिसकी वजह से जो मृतक है उसने क्यों सुसाइड किया है इसका पता चल सके। हालाँकि कुछ दिनों से छुट्टी पर चल रहे थे अमनदीप, ऐसी जानकारी शुरुआती दौर में पता चल रही है। आला अधिकारियों ने आगे की जाँच के लिए बोल दिया है। लजिंदर सिंह, नेटवर्क 10 दिल्ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।